हेलो। हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। कमेंट नहीं आ रहे हैं अभी बच्चों के। मोनू, रजत, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आदित्य, हर्ष, प्रकाश, सभी को गुड इवनिंग। दुर्गेश, मलय, पार्थ, गुड इवनिंग। वो कल की होगी। ऐप में जो कल का नोटिफिकेशन होगा, कल का नोटिफिकेशन होगा। कल यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा फॉल्ट हुआ था। बहुत लंबी लाइट गई थी। तो 2 क्लास तो हो गई, आपकी आखिरी थी। इन्वर्टर बोल दिया। चलिए, तो आज कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत करके और इसको समापन करते हैं चैप्टर को। तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो अपने से? मैं कितना भी कुछ भी करा दूं, अपने से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं दिमाग लगाओगे, स्ट्रगल नहीं करोगे, तो आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो आपको मैंने 2 चीजें बताई है। पीवाईक्यू जेई मेंस लेवल का एटलीस्ट आप करिए, एससीवी करिए, और इसको करने के बाद अगर समय मिलता है तो सीट करिए। सीट कोई कंपलसरी नहीं है। सीट आप जो यहाँ की दी गई है वो कर सकते हैं, लेकिन करना अच्छी बात होगी। फोर्थ कॉन्सेप्ट से मैं सीट जो है साथ साथ में ही क्वेश्चन टिक करा दूंगा नए चैप्टर से, जिससे कि वो धीरे धीरे होता रहे। ठीक है, जो किसी कोचिंग की है तो वो कर रहे हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी अपनी फिजिक्स की जो अपनी सीट है वो नहीं होगी। उल्टे पुल्टे उसमें हैं चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, वो मुझे पता है। लेकिन उसमें वो लास्ट राउंड के लिए कर सकते हैं। ठीक है, बट साथ साथ में कुछ ऐसा नहीं है। आप सीट में जाके देखिए, कुछ क्वेश्चन तो होंगे, शुरुआत वाले करो। सीट के पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, और ज़्यादा तीसरी, 3 तो करो। फोर्थ फिफ्थ अभी छोड़ दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर सकते हो। न्यू कोई नया ले लेना, कोई भी जिसमें लेटेस्ट, अभी नया लेना जिससे कि लेटेस्ट 2023 के भी क्वेश्चंस होंगे। आपने अभी शिफ्ट किया है तो अच्छी बात है, आपने सही टाइम पे शिफ्ट किया है। ट्यूसडे से नया चैप्टर होगा फोर्स कॉन्सेप्ट, तो आप उसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल एनफ है। सीट नहीं, सीट और एससीबी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप एससीबी करते हैं केवल तो भी एनफ है। एससीबी और पीवाईक्यू करते हैं तो भी एनफ है, बहुत है। तुम लोग ये बताओ कि इकोनॉमेटिक्स के एससी वर्मा के क्वेश्चंस तुम लोगों ने ट्राई किए? कितने बच्चों ने ट्राई किया और क्वेश्चंस कर रहे हैं, हो रहे हैं उनसे? जरा कमेंट करो। जरा तुम लोग जो है कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम लोगों ने कितने क्वेश्चन एससीवी के ट्राई किए और हो रहे हैं। हो रहे हैं, वेरी गुड। बस, लेकिन साथ साथ में जैसे आपने एससीवी वर्मा कर लिया, लेकिन कुछ पैटर्न वाइज क्वेश्चन भी करने हैं ना, जैसे एग्जाम में आते हैं। ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बुक है, सब्जेक्टिव बुक है आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए। तो आप ये करने के बाद जेई मेंस पीवाईक्यू कर लो। ठीक है, चैप्टर वाइज जो है, जो मैं बता रहा हूं मुझ पे अगर भरोसा है तो फॉलो करिए, नहीं तो आप अपनी मर्जी से भी चल सकते हैं।
बहुत कुछ करने के चक्कर में मत पड़िए। एससी वर्मा कर लिया आपने अगर, तो पीवाईक्यू कर लीजिए, बस खत्म, अभी इतना काफी है। उसके बाद अगर समय मिलता है तो सीट को जाइए, सीट को सॉल्व करिए, ठीक है, सीट को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए, तो इसी पे क्वेश्चन ऐसा भी लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है, कई बार आपको मिलेगा, एससीवी का भी क्वेश्चन है ये, कि मान लो थ्री पार्टिकल्स are moving along along the side of an equilateral triangle। हाँ, ये मैं भूल गया, आपको साथ साथ में डीपीपी जरूर करनी है, डीपीपी तो करनी ही करनी है। थ्री पार्टिकल आर मूविंग along the side of an equilateral triangle। कल कुछ क्वेश्चन दिया था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। इक्विलेटरल ट्रायंगल मूविंग अलोंग द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इन सच ए वे that particles are directed towards each other। directed towards each other, ठीक है। if velocity of each particle is u meter per second, find time when all the three particles meet। मान लो ऐसा सिचुएशन है कि तीन लोग हैं, तीन पर्सन है, ठीक है, और ये तीनों पर्सन जो है, ठीक है, तीनों पर्सन जो है, देखते हैं वो क्वेश्चन, अभी स्लाइड देखेंगे, तो अभी ये करते हैं, फाइंड द टाइम व्हेन ऑल द थ्री पार्टिकल्स मीट, मतलब तीनों जो है क्या करते हैं, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के लॉन्ग चलते हैं और एक दूसरे को देखकर चलते हैं। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये एक दूसरे को देखकर चलते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कि ये आपस में एक दूसरे को देखकर चल रहे हैं along the side of an equilateral triangle, तो कब मिल जाएंगे, मतलब कुछ ऐसी कहानी है, देखो। ये तीन पार्टिकल हैं, पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और इनमें क्या है, रूल क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को देखकर चल रहे हैं। ये इधर इसको देख के डायरेक्ट होता है, ये इसको देखकर, और ये इसको देखकर, ठीक है। तो ये दो तीनों ऐसे चल रहे हैं। ये मान लो पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी है, और ये कैसे मूव कर रहे हैं, साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के लॉन्ग, ये मूव कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के लॉन्ग। ये अभी ए है साइड, ये t इक्वल टू 0 पर है, ये ए है, और ये भी अपना ए है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या साइड है, उसके लॉन्ग दो तीनों चल रहे हैं, और तीनों जो चल रहे हैं वो u वेलोसिटी से चल रहे हैं, दिया हुआ है u मीटर। ये u से चल रहा है, ये भी u से चल रहा है, ये भी u से, और ये कुछ भी नहीं दिया है, मतलब ये एक्चुअली ऐसा चल रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा चल रहे हैं, u u u,
ठीक है, एक्चुअली चल रहे हैं। एक्चुअली चलने का मतलब रियल अर्थ के रिस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी गिवन है और ये यू मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कब ये मीट करेंगे, कब ये एक दूसरे को मीट करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखो होता क्या है कि अगर आप एक की ट्रेजेक्ट्री दूसरे के रेस्पेक्ट में देखोगे, रिलेटिवली देखोगे, तो आपको कैसा मिलेगा, रिलेटिवली अगर देखोगे तो आपको कैसा मिलेगा कि इनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसे दिखाई देगी। अभी ये कैसे चलते हुए ये एक दूसरे के पास आते जाएंगे, ये एक दूसरे के पास इस तरीके से चल रहे हैं, एक को दूसरा देख रहा है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को पहला, तो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो आपको जो इसकी ट्रेजेक्ट्री मिलेगी रिलेटिव, वो ऐसा मिलेगा कुछ, और ये सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पे मीट करेंगे। क्यों, उसका रीजन जब आप सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से इनकी ट्रेजेक्ट्री होगी रिलेटिव, और ये डिफरेंट ट्रायंगल्स बनाते जाएंगे, ट्रायंगल छोटा होता जाएगा, हर मोमेंट पे ट्रायंगल रहेगा बट वो ट्रायंगल जो है छोटा होता जाएगा। इस तरीके से होगा और ये फिर सेंटर पे आके मिल जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, सेंटर पे आके मिल जाएंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आगे आप एक चैप्टर पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास, इन तीनों का एक सेंटर ऑफ मास होगा जो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल, इस पे ट्रायंगल के सेंटर पे ही लाई करेगा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी ट्रेजेक्ट्री इस ऐसी होगी और ये जो है कहीं सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पे मीट करेंगे। आपका काम था टाइम ऑफ मीटिंग निकालना, जो कि बहुत आसान है, रिलेटिव से निकालो। दो को पकड़ लो, किसी को, ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल सेट रूल है कि किसी भी दो को पकड़ लो। मैंने बताया था कि टाइम इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, मैंने कहा था आपको कि टाइम इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, याद करिए। तो एक की वेलोसिटी यहां पे अगर u है, मान लीजिए मैं b और c को पकड़ता हूं, तो एक की वेलोसिटी यहां पर, एक की वेलोसिटी यहां पर ठीक है, b की ऐसी है और c की ऐसी है, तो किसी दो को पकड़ लो, है ना। टाइम ऑफ मीटिंग दोनों का सेम, तीनों एक ही जगह पे आके मिलेंगे, तो किसी दो को पकड़ लो और दोनों के बीच का मीटिंग टाइम निकाल लो। कैसे निकालोगे, रिलेटिव से, एक के दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो आपने पहले B और C को पकड़ा, B ऐसे U से जा रहा था और C ऐसे जा रहा है U से। तो टाइम ऑफ कोलिजन आप लोगों को बताया है, जैसे थ्योरी कराया ना टाइम ऑफ कोलिजन की, ये दोनों आके कोलाइड कर जाएं क्या कंडीशन होगी, वही वाली चीज कर लो। ये 60 डिग्री होगा, है ना, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो अब आप ये देखो कि ये भी U से जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट ले लो C का, एक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, मानते हो। तो अब इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, इधर आएगा u/2 u cos 60 और इधर आ जाएगा u sin 60, दैट इज √3 u/2। तो हमें इससे तो मतलब नहीं है, आपको पता है कि जब इसको रेस्ट पे करोगे तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वाली वेलोसिटी, ध्यान से समझिएगा, कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों पर्सन के डिस्टेंस को घटाने में, कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों पर्सन के रिलेटिव डिस्टेंस को डिक्रीज करने में, आप बताइए। ये जो ये डिस्टेंस है, ये रिलेटिव डिस्टेंस है a, ठीक है। तो ये घटाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग से इनकी रिलेटिव वेलोसिटी में कोई डिक्रीज नहीं होगा। तो आप क्या करिए, वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू B का आप इसको x मान लीजिए, ये x है जैसे और ये y है, का x मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। क्या लिख सकते हो,
velocity of c with respect to x along x direction minus velocity of b with respect in x direction. तो वेलोसिटी ऑफ c इन x डायरेक्शन कितना है, माइनस u बाई टू आई कैप, और b का कितना है प्लस u, तो माइनस u आई कैप, ये प्लस u रहेगा. तो फाइनली रिलेटिव कितना होगा, माइनस 3 बाई टू u आई कैप. तो इससे क्या पता लग रहा है कि c की जो वेलोसिटी होगी वो 3u बाई टू होगी नेगेटिव डायरेक्शन में. b यहां पे रुका हुआ दिखेगा और इसको आके मीट करना है. तो मीट करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रिलेटिव a. तो आपको क्या लिखना है, टाइम ऑफ मीटिंग t जो हो जाएगा a अपॉन v रिलेटिव along द डायरेक्शन. v रिलेटिव का कौन सा कंपोनेंट, along x डायरेक्शन, v रिलेटिव का along x डायरेक्शन, तो 3u बाई टू. तो ये हो जाएगा 2a अपॉन 3u, 2a अपॉन 3u. ठीक है, 2a अपॉन 3u, दिस इज द मीटिंग टाइम. तो ऐसा क्वेश्चन आपको स्क्वायर में भी मिल सकता है, हेक्सागन में भी मिल सकता है. ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि आपको एन साइडेड पॉलीगन के लिए जनरलाइज करना है. इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका होमवर्क है आपका कि जनरलाइज द रिजल्ट फॉर एन साइडेड पॉलीगन. एन साइडेड पॉलीगन, दिमाग लगाइएगा. एन साइडेड पॉलीगन के लिए मतलब पॉलीगन तो समझते हो आप लोग, एन साइडेड पॉलीगन है, उसमें सभी रेगुलर पॉलीगन है, तो साइड के लॉन्ग सभी लोग घूम रहे हैं, तो सभी लोग एन लोग हैं मान लो. एन साइडेड पॉलीगन है, अपने इस साइड घूम रहे हैं. वो जैसे हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है. तो एन साइडेड के लिए आपको जनरलाइज करना है. रिजल्ट हमें बताइएगा आप लोग रिजल्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं. बड़ा फेमस प्रॉब्लम है फिजिक्स में जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा. कैट एंड डैग चेजिंग प्रॉब्लम है, कैट एंड डॉग प्रॉब्लम के नाम से कई जगह पे आपको मिलेगा. डॉग जो है कैट को चेज कर रहा है. तो ये भी आप रिलेटिव से इजीली सॉल्व कर लेते हैं. कैसे, देखिए. अच्छा, इसको मैं वहीं लिख देता हूं, नहीं तो यहां बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे कि ये यहां क्या कर रहा है. तो मान लो हमारे पास रूल ये है, रूल सुनिए क्या है. कैट को डॉग जो है कैच करना चाहता है. ठीक है, कैट को जो है डॉग जो है मतलब कैट को डॉग जो है कैच करना चाहता है, तो हमेशा उसकी तरफ एम कर रहा है. तो यहां पे रूल यही है कि v मान के चल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ डॉग और u है वेलोसिटी ऑफ कैट. और रूल क्या था कि डॉग ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स कैट. ध्यान से समझिए, मैं फिगर बना रहा हूं तो और क्लियर होगा. और चेजिंग ऐसे हो रही है कि मान लीजिए ये कैट जो है ऐसे दौड़ती है, तो डॉग यहां पर है कहीं पर, यहां से चेजिंग शुरू होती है. डॉग यहां पर है और ये है कैट. दोनों एक दूसरे को देखते हैं. ठीक है, कैट को समझ में आ जाता है कि निकल लेने में भलाई है, तो वो यहां से रन करना शुरू करती है. और इसकी वेलोसिटी दी हुई है आपको u, वेलोसिटी ऑफ कैट. ये हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करती है.
बट डॉग के साथ क्या है, डॉग इसको चेंज करता है। और कैसे चेंज करता है, हमेशा कैट को देखते हुए, कैट की डायरेक्शन में। तो अभी उसको ऐसा दिख रहा है तो ये ऐसे जाना चाह रहा है, कैट ऐसे भाग रही है, तो आपको समझ में आता है कि कैट ऐसे भागती जाएगी तो डॉग भी अपना डायरेक्शन चेंज करता जाएगा, है ना, उसको पकड़ने के लिए डॉग भी उसकी तरफ भागेगा। तो ऑलवेज जो है डॉग कैट की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या होगा देखो, किसी इंस्टेंट पे मान लो इसकी ट्रेजेक्ट्री जो होगी कुछ ऐसी होगी, ठीक है, और यहां पे कहीं मान लेते हैं कैच करता है, तो किसी इंस्टेंट पे जो है मान लो ये है कैट यहां पर है, तो डॉग जो है उसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है, ये इधर जा रही है यू से, और ये डॉग जो है इस तरफ डायरेक्ट हो रहा है वी से। वेलोसिटी कांस्टेंट है दोनों की, वी यू से जा रहे हैं। बट आप एक बात देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी जो है डॉग की, जो वेलोसिटी है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसमें थोड़ा सा अंतर है कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन डॉग के साथ ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। वो अपने आप को डायरेक्ट कर रहा है उसको पकड़ने के लिए, समझ रहे हो। तो यहां पर ये किसी टी इक्वल टू टी टाइम पे है जनरल, ये सिचुएशन है, डॉग यहां पर है, कैट यहां पर है। अब फिर मान लेते हैं कि किसी टी इक्वल टू कैपिटल टाइम में ये इसको पकड़ लेता है, तो ये इसको पकड़ लेता है, और t इक्वल टू ये कौन सा टाइम ले रहे हैं, कैपिटल टी। इनके बीच का सेपरेशन इनिशियल वाला, ये t इक्वल टू 0 है, यहां से चेजिंग शुरू होती है, और ये आपका d डिस्टेंस था इनिशियली में सेपरेशन। d मानो, l मानो, कुछ भी मानो, इनिशियल सेपरेशन है, इसको मैं चलिए l ले लेता हूं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसमें चैलेंज क्या है, इसमें चैलेंज ये है कि डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है ना वो चेंज है। अब इसमें आपको पता है कि जब ये पकड़ेगा किसी टाइम में, तो हमें t इक्वल टू टी टाइम में कैट यहां पर है, तो मुझे ये बताओ कि ये एंगल अगर मैं थीटा बोल रहा हूं, तो रिलेटिव पकड़ने का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव सेपरेशन घटना, ये तो मानते हो। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बता रखा है तुम लोगों कि अगर ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूं, दिस इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दिस इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो सभी बच्चों को ये पता है कि यहां पर t इक्वल टू 0, और यहां पर जब आप आ रहे हो तो कितना इसने रिड्यूस किया है, जो ये एल जो है चेंज हो रहा है ना, मान लो अभी ये यहां से यहां पे आया तो एल घट रहा है, धीरे धीरे टाइम के साथ एल घटेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि पकड़ने के लिए वर्टिकल, जैसे आप रिवर में करते थे, रिवर में क्रॉसिंग के लिए वर्टिकल मोशन रिस्पॉन्सिबल है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो है वर्टिकल मोशन से देखते थे, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास क्या होगा, धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, हम एक इक्वेशन लिख रहा हूं, आप लोग बताइए ये समझ पा रहे हैं आप लोग, ये जो मैं लिख रहा हूं माइनस dl बाई डी टी, दिस इज वॉट, दिस इज रिलेटिव सेपरेशन। टाइम के साथ L जो है घट रहा है, दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर माइनस। माइनस का रीजन समझते हैं, ये जो रेट ऑफ मैंने कहा है ना, dy बाई डी एक्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अपना जो L है, जो कि रिलेटिव सेपरेशन था t इक्वल टू 0 पर, अब वो किसी t इक्वल टू टी टाइम में कितना रह गया, तो टाइम के साथ घट रहा होगा, तो माइनस dl बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस dl बाई डी टी, एंड दैट आई कैन राइट इज इक्वल टू, आप ये बताओ कि इस समय अलोंग द वेलोसिटी क्या है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वेलोसिटी क्या है, आप अगर कैट की वेलोसिटी देखो, इस कंपोनेंट को इधर लेते हो,
तो इधर आएगा अपना u cos थीटा, दिख रहा है सभी बच्चों को, और एक परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर से तो हमें मतलब नहीं है, ये कंपोनेंट क्या आएगा u cos थीटा। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये v है और यही जो है यहां पर अपना क्या आ रहा है u cos थीटा, देखिए यही तो है, ये अपने पास v है और ये क्या आ रहा है u cos थीटा, और ये क्या है किसी इंस्टेंट का रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस है, देखिए दिस इज आवर रिलेटिव डिस्टेंस किसी टाइम पे, यही तो इतनी दूरी है अभी। तो ये रिलेटिव डिस्टेंस घट कैसे रहा है, तो आप क्या करोगे, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है। रिलेटिव माइनस इसलिए क्योंकि ये घट रहा है, दिस इज माइनस इसलिए क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी तो वो पकड़ेगा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो माइनस dl बाई डी टी इक्वल टू, यहां से बताओ क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको अगर कैट को रोकते हो, इसकी वेलोसिटी इसको देखते हो डायरेक्शन अपोजिट करके, तो क्या होगा v माइनस यू कॉस थीटा, दैट इज द रिलेटिव डिस्टेंस, है ना। dy बाई डी टी इज योर v, तो यहां पे dl बाई डी टी का घटना, वो किस रेट से घट रहा है, तो वो घट रहा है अपना v माइनस यू कॉस थीटा से, जिसमें कि आपको पता है कि थीटा, ये जो थीटा है ये वेरिएबल है, तो ये पूरा का पूरा जो है वेरिएबल है। u cos थीटा कैसे हुआ, ये जो कैट की वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, यहां लिख दिया है, देखते नहीं हो क्या, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये कैट की वेलोसिटी यहां अलग से भी बनाया है, ये u था ये थीटा था, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हमने लिया है, क्योंकि इसको घटना या बढ़ना किस पे डिपेंड करेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग से। तो v माइनस यू कॉस थीटा ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, तो माइनस dl इक्वल टू v माइनस यू कॉस थीटा dt इधर ले आओ और ये इंटीग्रेट होगा, ठीक है। जब ये इंटीग्रेट होगा तो ध्यान दीजिए, जब t इक्वल टू जीरो था, t इक्वल टू जीरो पे इनमें सेपरेशन था l, t इक्वल टू जीरो पे इनमें सेपरेशन था l, और जब ये कैच कर लेगा t इक्वल टू टी पे, तो ये l जीरो हो जाएगा, तो यहां पर ये t इक्वल टू टी होगा, तो ये l जीरो होगा। ये समझ में आया सभी को, रिलेटिव सेपरेशन घट जाएगा, इनिशियल सेपरेशन l था जब चेजिंग शुरू हुई थी, और जब ये पकड़ लिया है तो ये l घट के जीरो हो गया है, दिख रहा है सभी को, तो वही लिमिट यहां पे लगाई गई है। ये क्लियर है सभी को, चलिए तो आप dl का l हो जाएगा जीरो माइनस ऑफ माइनस l, तो ये l बन जाएगा, u v dt, v कांस्टेंट है बाहर ले लिया जीरो से t, माइनस u कांस्टेंट है बाहर ले लिया, लेकिन यहां आपको थोड़ा नहीं भयानक प्रॉब्लम आने वाली है, जीरो से t, यहां तो आपने चलिए लिख दिया vt माइनस u, व्हाट अबाउट दिस इंटीग्रेशन, दिस इज ए वेरी एबनॉर्मल इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां पे थीटा है और उधर dt है, ये इंटीग्रेट कैसे होगा, ये देखिए cos थीटा यहां d थीटा नहीं है dt है, और यहां लिमिट है दिस, तो थीटा टाइम का फंक्शन भी नहीं पता है हमें, तो vt माइनस u इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको अब निकालने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे मेथड से, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये इंटीग्रेट नहीं होगा, दिख रहा है ना, ये cos थीटा है, यहां d थीटा नहीं है, क्लियर है। चलिए तो अब इसको दूसरे वे से कैसे निकाल रहे हैं, आपने ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग का डायरेक्शन तो देखा, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब चेजिंग यहां से यहां शुरू हुई थी तो दोनों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम ट्रैवल किया था, इस डायरेक्शन का तो आपने अभी देख लिया, इस डायरेक्शन में क्या थ्योरी लगी है कि जब कैट को डॉग पकड़ लेगा तो ये एल अपना चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे ये रिलेटिव वेलोसिटी जीरो जा रही है, तो ये हमने कर लिया, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि एट द टाइम ऑफ कैचिंग,
at the time of both cat and dog travel equal horizontal distance. मानते हो कि नहीं? हॉरिजेंटल डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल किए होंगे तभी तो पकड़ पाएंगे भाई. यहां पर दोनों का, इसने भी एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लो इसने यहां पर ये एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कैट ने भी किया, डॉग ने भी किया. डॉग ने 2 डायमेंशनल किया, वाई में भी किया, एक्स में भी, लेकिन एक्स में दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा. मानते हो? तो यहां पर कैट यहां पे जाके कैच हुई है, तो यहां पे डॉग ने इसको जब पकड़ा है तो कैट ने एस कवर किया है, तो डॉग भी एस कवर करेगा एक्स डायरेक्शन में. तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है, तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग किस डायरेक्शन में, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इक्वेट कर दीजिए. लेकिन यहां फिर आपको चैलेंज मिलेगा, इसमें कोई चैलेंज नहीं है, ये तो पूरा का पूरा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी. ठीक है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमेशा पूरा हॉरिजेंटल है, और टाइम है टी, तो आप इसे लिख सकते हो यू टी इक्वल टू एस ऑफ डॉग. एस ऑफ डॉग का क्या करोगे, तो इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना पड़ेगा भाई. ये क्लियर है? डॉग के लिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या है, वी कॉस थीटा. मानते हो? और ये वेरिएबल है. अरे थर्ड इक्वेशन कैसे लगा सकते हो यार, यहां पे सब कुछ वेरिएबल है, थीटा हमेशा वेरी कर रहा है. एक्सेलरेशन की तो बात मत करिए, एक्सेलरेशन बहुत भयंकर होगा, इसमें सर्कुलर मोशन, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो हम सर्कुलर में करेंगे. लेकिन इतना सभी बच्चे समझते हैं कि थीटा, यहां पर थीटा ऐसा है, यहां पर आ जाएगा तो फिर से थीटा बदल जाएगा कि नहीं, ये फाई हो जाएगा, फिर ये भी बदल जाएगा, तो हर इंस्टेंट पे आपका एंगल चेंज हो रहा है. तो क्या लिख सकते हो आप यहां के लिए, तो यहां के लिए आप लिख सकते हो v cos थीटा, v cos थीटा, और कितने टाइम में, t टाइम में. तो डिस्टेंस इक्वल टू ds इज इक्वल टू क्या लिखते हो, ds बाई डी टी इक्वल टू v लिखते हो, तो ds क्या हो जाएगा, v dt. तो ds ऑफ डॉग कितना आएगा, v इस डायरेक्शन का, x डायरेक्शन का, vx हॉरिजेंटल, तो vx कितना है, v cos थीटा इंटू डी टी, और ये 0 से कैपिटल T, ये 0 से s ऑफ डॉग हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा, v कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, मैं यहां पे कर दे रहा हूं फिर से. तो इसको निकालने के लिए s ऑफ डॉग देखिए कैसे निकल रहा है, s ऑफ डॉग इन x डायरेक्शन, इसको अगर आप x डायरेक्शन मान रहे हैं तो ये x डायरेक्शन मान लीजिए, हॉरिजेंटल को x माना गया है, ये y है. तो s ऑफ डॉग आप लिखेंगे v dt, यही तो लिखते हैं, तो v cos थीटा इंटू डी टी, और ये हो जाएगा 0 से कैपिटल T. ठीक है, तो s ऑफ डॉग आ जाएगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में. तो यहां से आपको क्या दिखता है, v बाहर ले लो, और ये फिर से इंटीग्रेशन वही वाला है, cos थीटा डी टी दिख रहा है. तो इसको इसके साथ इक्वेट करोगे कैट वाले डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो v 0 से t cos थीटा डी टी इक्वल टू यू टी, इसके साथ इसको इक्वेट कर दिया, s ऑफ डॉग को इक्वेट कर दिया. s ऑफ डॉग हमने ऐसे निकाला, x डायरेक्शन का कंपोनेंट लेके. हाँ, इनिशियल कंपोनेंट 0 होगा बिल्कुल, तो यहां से आ जाएगा. तो अपने पास 0 से t cos थीटा डी टी जो नहीं निकल रहा था इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें कितना मिल गया, यू टी बाई वी के बराबर होगा. ये सेकेंड इक्वेशन बोल सकते हैं. इसको लाके यहां पुट कर दो, इसकी वैल्यू लाकर यहां पुट कर दो, आपको मिल जाएगा इसका टाइम. तो क्या मिल जाएगा टाइम, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी, ये पहले देख लीजिए। तो हमने दो अप्रोच यहां पे किया है, ठीक है, दो अप्रोच यहां पे किया है। दो अप्रोच क्या क्या किया है? अरे भाई कैट को स्टॉप कर दोगे तो वेलोसिटी इधर मिलेगी ना, कैसी बातें करते हो? ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मोशन नहीं है। जैसे आप कह रहे हो कि कैट को स्टॉप कर दें, ये डॉग है, डॉग स्ट्रेट लाइन मोशन थोड़े कर रहा है, ये डॉग है, तो किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी ये होगी और इसकी वेलोसिटी इसको दोगे तो ये इधर जाएगा कहीं। रिलेटिव ही लिख रहे हैं, इसीलिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक लिखा, जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जब वो पकड़ेगा तो इनिशियल डिस्टेंस एल था वो घटकर जीरो हो जाएगा, वो घटकर जीरो हो जाएगा। तो फाइनली दो इक्वेशन मिला था हमें, उसमें हम पुट कर रहे हैं, इसमें पुट कर दीजिए। तो मैं यहां कर दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये ut बाई वी यहां पुट करेंगे तो L कितना आ जाएगा, vt माइनस u, और इसकी वैल्यू यहां पुट कर रहे हो तो ut बाई वी, ये आ जाएगा अपने पास ut बाई वी। तो फाइनली L मिलता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी इंटू टी। तो T आ जाएगा VL अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो दिस इज द टाइम ऑफ कैचिंग। तो ये एक टाइम ऑफ कैचिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आएगा VL अपॉन वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। देखिए लिमिट मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। शुरू में मैंने दो ही अप्रोच लगा है। एक, आप इस मोशन को दो तरीके से देखिए। एक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पहले देखा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिलेटिव आपने पढ़ा है, तो एक को दूसरे के पास आना है तो तभी पॉसिबल है जब उन दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन घट के जीरो हो जाए। तो अगर डॉग को कैट को पकड़ना है तो आपको पता है कि ये जो इनिशियली चेजिंग वाली डिस्टेंस थी L, इसको जीरो होना पड़ेगा। लेकिन यहां एक चैलेंज है कि डॉग के साथ, कि डॉग अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कॉस थीटा चेंज हो रहा है, तो एक तरीके से ये वेरिएबल है। तो मैंने किसी t इक्वल टू टी टाइम में डॉग की वेलोसिटी जो v थी, इसी डायरेक्शन में कैट का एक कंपोनेंट लिया u कॉस थीटा। अब इस डायरेक्शन में ये दिख रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो हमने रिलेटिव लिखा। रिलेटिव सबको पता है v माइनस यू कॉस थीटा होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में v1 और v2 होते हैं तो v1 माइनस v2 होता है रिलेटिव। तो एक का v है डॉग का, और इसी डायरेक्शन में कैट की वेलोसिटी है u cos थीटा। तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग किसी इंस्टेंट पर कितना हो गया, v माइनस यू cos थीटा। तो ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बराबर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने dl बाई dt लिख दिया, लेकिन ये टाइम के साथ घट रहा है तो इसीलिए इसको यहां पर माइनस लगाया, क्योंकि ये चीज नेगेटिव है और यहां मैं नेगेटिव लगा दूंगा तभी ये चीज पॉजिटिव आएगी, क्योंकि RHS पॉजिटिव है, RHS पॉजिटिव है और dl बाई dt नेगेटिव है, तो एक बाहर माइनस रहेगा तभी ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। कंपोनेंट लेने का बेनिफिट क्या है, कंपोनेंट नहीं लेंगे तो आप ये रिलेटिव डिस्टेंस कैसे लिखेंगे भाई, v माइनस यू थोड़े लिखेंगे, दोनों अलग डायरेक्शन में है। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अभी तक तो आपको यही पढ़ाया गया है कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो वेलोसिटी होती है वो कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या रिलेटिव सेपरेशन को कम करने के लिए। तो रिलेटिव सेपरेशन को कम करने में कैट का कौन सा कंपोनेंट है, u cos थीटा, केवल ये रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां से मैंने एक इक्वेशन लिखी, फिर हमें पता है कि यहां से उसको इसने पकड़ लिया, तो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे रिलेटिव सेपरेशन L था, जब वो पकड़ लिया तो सेपरेशन घट के 0 हो गया। तो मैंने यहां लिमिट डाली 0 से कैपिटल T, रिलेटिव सेपरेशन L से 0। क्लियर है। अब एक इक्वेशन ये, इसको इंटीग्रेट किया, तो जब इंटीग्रेट किया
तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो v तो कांस्टेंट है, बाहर किया dt का t हो गया, देखो माइनस u कांस्टेंट है, बाहर हो गया, यहां हम फंस गए, ये आएगा cos थीटा dt 0 से t, टाइम के साथ ये एंगल भी चेंज हो रहा होगा। तो ये इंटीग्रेशन कैसे किया, इनडायरेक्ट वे में हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को इक्वेट करके, ठीक है, ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को हमने इक्वेट किया। जब ये पकड़ा गया होगा, डॉग ने कैट को पकड़ लिया होगा, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो सेम होगा ना यार, दोनों मान लो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां पे कैच हुआ है तो ये s डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में s डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो s ऑफ कैट इज इक्वल टू s ऑफ डॉग, ये मैंने लिख दिया। s ऑफ कैट तो आसानी से लिखा जा सकता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ut लिख दिया। बट व्हाट अबाउट योर s ऑफ डॉग, तो s ऑफ डॉग ये रहा, इसका अब s ऑफ डॉग का मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए मुझे इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो मुझे किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ds इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, यही तो करते हो। तो मुझे इसका x डायरेक्शन का चाहिए, तो मुझे इसके x डायरेक्शन के वेलोसिटी का कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, इधर मैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम नहीं लगा सकता, क्योंकि ये एंगल चेंज हो रहा है। तो आपने यहां पे क्या लिखा, v cos थीटा इंटू dt, और इसको इंटीग्रेट किया 0 से कैपिटल T। जैसे ही आपने ये किया, आपको फिर से ये वाला इंटीग्रेशन अपीयर हो गया, जिसका रिक्वायरमेंट आपको यहां पर है। और ये कैसे निकाला आपने, इसको निकाल दिया ut, s ऑफ डॉग इक्वल टू ut है, तो यहां से हमें जो ये इंटीग्रेशन फंसा पड़ा था, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई ut बाई v। फिर क्या है, फिर यहां पे लाके पुट करने का है, तो सिंपल सॉल्विंग है। तो दिस इज ए वेरी फेमस प्रॉब्लम इन इरोडोफ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें लोग यही चीज नहीं समझ पाते हैं कि ये वाली चीज कैसे फंक्शन इंटीग्रेट कैसे करें। तो इंटीग्रेशन हमने किया नहीं, क्योंकि जब तक हमें थीटा और यहां डी थीटा नहीं होगा, ये इंटीग्रेट नहीं होगा। तो या तो थीटा और टाइम का फंक्शन बनाए, उसके जगह पे आपने इनडायरेक्ट वे में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट करके कर दिया। क्लियर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको आज एक अप्रोच समझ में आया कि कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, इसीलिए कराया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं एरोप्लेन विंड का, नहीं तो कल वाला क्या क्वेश्चन था यार, परेशान है, देखें स्लाइड देख के बता पाऊंगा। कल तो क्लास ही नहीं हुई थी। क्वेश्चंस तो सारे हो गए थे, जेई मेंस का सवाल था, हाँ, तो ये नहीं कर पाए। तो कुछ नहीं कर पाते हो यार तुम लोग। फिर इस क्वेश्चन में क्या ही था, सिप बी एट ए डिस्टेंस 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 नॉर्थ ऑफ दिस, ए विल बी मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी। मिनिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन था, हाँ, मिनिमम डिस्टेंस तो नहीं कर पाए, किसी से नहीं हुआ। तो ये आप लोग कर नहीं पाए, किसी से नहीं हुआ भाई। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का क्वेश्चन स्लाइड लेके करा दूंगा, ठीक है, समझ गया। बहुत बच्चों ने कर लिया है। पहले ये देखते हैं, स्लाइड इसमें ले आऊंगा तो फिर करा दूंगा। क्वेश्चन देखिए, एन एयरक्राफ्ट फ्लाई एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, सॉरी स्टिल एयर। जैसे आप रिवर मैन प्रॉब्लम है वही है। नहीं तो एक बच्चा बोलेगा सर आपने विंड एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम नहीं कराया, ये सब लोग आजकल बोलते हैं। तो एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर, वो आपको मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का मेथड नहीं बताया, उस क्वेश्चन को क्यों नहीं किया, बहुत बच्चों ने कर लिया है।
मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन में एक को रोक दो, दूसरे की वेलोसिटी दे दो और रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर खींचो, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। जब तक आप ये सब इतना बताने के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप समझिए फिर थोड़ी दिक्कत है आपके साइड से। फिर आप उस चीज को, एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं वो सब, ठीक है, वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको करना चाहिए। उस टाइप के वेरिएशंस कई कराए गए आपको। An aircraft flies at 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। ए विंड ऑफ, इसको पढ़िए ये क्वेश्चन, ए विंड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ। तो एक विंड बह रही है साउथ से, साउथ मतलब ये साउथ है, साउथ से बह रही है। तो साउथ से विंड कैसे बहेगी? नॉर्थ की तरफ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने बता रहे हैं, कर लिया था, बहुत अच्छी बात है। द पायलट विशेस टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। पायलट को कहां जाना है? ए से बी जाना है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब पायलट को एक्चुअली वहां जाना है। दिस इज द रियल पाथ, जिसको अगर वो फॉलो करेगा तो जाएगा, फॉलो कहीं और करेगा। आपको पता है अब हवा बह रही है, तो ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम रिवर मैन का ही है। अरे मेरी क्लास ऑफ आ रही है तो मैं क्या करूं भाई, इसमें आप पढ़ो ना। यहाँ पे अननेसेसरी चीजों में आप परेशान रहते हो। इन सब चीजों को, वो मेरी कमी नहीं है, उस एंड से कमी है जो लोग ये सब करते हैं, मैसेज डालते हैं। बाई फॉल्ट वो कर दिया होगा उन्होंने, मुझे भी नहीं पता है। आप पढ़ो चुपचाप, यहाँ पे आदत डालो यार पढ़ाई लिखाई करने की। अनाप शनाप चीजों से कुछ नहीं रखा है। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। तो ये आपको दिख रहा है स्टिल एयर मतलब क्या हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जैसे मैंने बोला था विथ स्टिल वाटर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वैसे ही ये विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो यहां मीडियम एयर है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो विंड की वेलोसिटी आपको दे रखी है 200 किलोमीटर, इज ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ। द पायलट विशेस टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए टू ए पॉइंट बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। देखिए नॉर्थ ईस्ट का मतलब एंगल समझते हैं? जरा कमेंट करके बच्चे बताइए, what do you mean by north of east? ये हुआ अपना नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। तो पायलट कहां जाना चाहता है? पायलट जाना चाहता है कहीं ए से बी। पायलट जो है जाना चाहता है कहीं ए से बी, ये तो देख पा रहे हैं आप। पायलट कहीं जाना चाहता है ए से बी और वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, मतलब 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट अगर दे रखा है आपको, तो दिस इज बेसिकली योर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो जब भी आपको नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोले तो 45 है, लेकिन कहीं उसने अगर ये बोल दिया कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब जो लास्ट में डायरेक्शन है, लास्ट वाली जो डायरेक्शन है वहां से एंगल लोगे। इसने लेकिन कोई एंगल नहीं बोला है, मतलब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट नहीं बोला, इसने केवल नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला है। तो दिस इज आवर 45 डिग्री, ओके। मतलब जो डेस्टिनेशन है, एरोप्लेन यहां से टेक ऑफ करेगी और उसको यहां पहुंचना है बी पे, एक्चुअली यहां पहुंचना है, एक्चुअली इसको यहां पहुंचना है, लेकिन हवा बह रही है। तो पायलट क्या, पायलट अगर यहीं पे फ्लो करेगा तो आप सभी बच्चों को पता है कि यहां नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि विंड का भी वेक्टर जुड़ेगा, विंड का भी वेक्टर जुड़ेगा, समझ गए। तो अब क्या होगा कि आपको बोला जा रहा है कि साउथ डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है, लिखा है देखो, ए विंड ऑफ इतना किलोमीटर इज ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ, साउथ से ब्लो कर रही है। हर क्वेश्चन में लैंग्वेज का बड़ा मीनिंग है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि द पायलट विशेस टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू पॉइंट बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। तो आप लोग जरा अपने कॉपी में इसका डायग्राम बनाओ, वेक्टर, 3 वेक्टर बनाओ, एक एरोप्लेन का वेक्टर बनाओ रिलेटिव टू विंड और एक विंड का बनाओ, जिससे कि ये रिजल्टेंट इधर आ जाए। तो किधर बनाओगे बताओ?
किधर बनाओगे? कुछ ऐसा बनाओगे, देखो ऐसा कुछ डायरेक्ट करेगा पायलट अपने आप को, जिसमें कि एक विंड का वेक्टर परपेंडिकुलरली ऐसे जुड़ जाए, तब जाके ये जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। सब लोग समझ पा रहे हो? विंड के रिस्पेक्ट में ये ऐसा डायरेक्ट करेगा और विंड की ये वेक्टर, दो वेक्टर जुड़ेंगे। तो यहां पर आएगा ऐसा, ये आएगा ऐसा, दिख रहा है? तो ये आपको लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड एंड दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ विंड। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये वेक्टर ऐसे जुड़ेगा। लो, इन ईस्ट ऑफ पायलट, पायलट ईस्ट में होगा। ये तुम्हें कैसे पता कि पूरा ईस्ट में होगा मेरे भाई? पूरा ईस्ट में होगा ये तुम्हें कैसे पता? देखिए, आपने जो सोचा उसमें क्या गलती सोच लिया मैं बताता हूं। शायद आपने जो ये सोचा है उसमें आपने पूरा ऐसे सोच लिया, ये ईस्ट, और ये ऐसे सोच लिया और ये ऐसे सोच लिया। तो ये 45 डिग्री एंगल दिया है, ये कब पॉसिबल होगा? जब ये दोनों बराबर होंगे। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, VW और ये हो जाएगा VAW। तो आप समझ गए कि ये tan 45 करेंगे तो ये 1 होगा। इसके लिए ये और ये बराबर होना चाहिए। ये दोनों की स्पीड बराबर नहीं है, देख लीजिए, ठीक है? ये दोनों की स्पीड बराबर नहीं है। तो ये अपना जो आपने ये माना ये नहीं होगा, आपको जनरल मानना पड़ेगा किसी एंगल पे। वी डोंट नो दैट पर्टिकुलर एंगल, तो हम वो एंगल कुछ भी अल्फा मान सकते हैं, ठीक है? ये एंगल मैं अल्फा मान लेता हूं, इसके अंदर का ये एंगल अल्फा है, तो ये 45 माइनस अल्फा होगा, ठीक है? तो ये किसी इस वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाकर उड़ेगा। पहले ये क्लियर हुआ सभी बच्चों को? ये सभी को क्लियर हुआ कि हम पूरा ईस्ट में क्यों नहीं लेंगे? ये क्लियर होना चाहिए। तो ईस्ट में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एंगल 45 है, तो tan 45 करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे? 1 आ जाएंगे। लेकिन जबकि क्वेश्चन में दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। इसकी वेलोसिटी है 200√2 और इसकी वेलोसिटी है 400। इसकी वेलोसिटी है 400, मैग्नीट्यूड मतलब 400 किलोमीटर पर आवर। शायद सभी बच्चे समझ गए ये बात, इसीलिए पूरा ईस्ट में नहीं लेंगे, ठीक है? अब आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। मैंने आपको ट्रायंगल एक साइन रूल सिखाया था जिससे आप काफी बचा सकते हो अपना मेहनत। AB की डिस्टेंस दे रखी हुई है, तो आप क्या करिए, ये आपको साइड पता है, ये साइड पता है। अच्छा, ये देखो इधर, ये 45 है तो ये भी 45 है, तो साइन रूल से अपना काम हो जाएगा। ये 45 है, तो ये जब 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये पूरा पैरेलल है। ये दो पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, AB ट्रांसवर्सल हो जाएगा, दिख रहा है? ये और ये पैरेलल और ये AB अपना ट्रांसवर्सल, तो यहां पे 45, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45। ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब आप इसमें इस ट्रायंगल में साइन रूल लगा लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। क्या कोई बच्चा बोलेगा सर क्या ये साइन रूल से ही होगा? नहीं, आप जनरल लिखो, ये वेलोसिटी, इसका कंपोनेंट लो और इसका वेक्टर लिखो, इसका वेक्टर, फिर A विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का वेक्टर लिखो, और इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर है एक इधर, तो x कंपोनेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड y कंपोनेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का बीच का जो एंगल है tan 45, तो इसके अर्थ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का आप वेक्टर लिखो, उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बराबर कर दो, वहां से भी होगा। मेहनत थोड़ा ज्यादा करना होगा, लेकिन आप साइन रूल से जल्दी कर लोगे। कैसे? देखिए, ये है एक वेक्टर, एक ऐसा है और एक ऐसा है। ये है VA विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का मैग्नीट्यूड,
और ये है वी ए विथ रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। कितना है ये वैल्यू 400, और ये अपने पास है वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है 200√2। ठीक है, ये अल्फा है, ये 45 डिग्री है। तो बस यहां साइन रूल याद करो, क्या बोलोगे? साइन अल्फा के अपोजिट साइड, तो साइन अल्फा के अपोजिट साइड की वैल्यू कितनी है 200/√2, ऐसे लिख सकते हो। दैट इज इक्वल टू 400, ये 400 है, इसकी अपोजिट साइड का एंगल कितना है 45, तो क्या लिख सकते हो साइन 45, ये 45 कैसे आया, ये 45 था तो ये 45 होगा, और ये भी 45, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे साइन 45, तो साइन 45/400 ऐसे लिख सकते हो। तो बस साइन अल्फा आपको मिल जाएगा। साइन अल्फा क्या मिलेगा, साइन 45 मतलब 1/√2 इंटू 1/400 इंटू 200√2। तो यहां से √2 कैंसिल, तो साइन अल्फा अपने पास आएगा 1/2, मतलब अल्फा आ जाएगा 30 डिग्री, अल्फा आ जाएगा 30 डिग्री। अब इन्होंने जो डायरेक्शन पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड द टाइम ऑफ जर्नी, ये नहीं बताया है कि वो कहां से है। तो अगर आपसे हॉरिजेंटल से पूछा जाए, वर्टिकल से पूछा जाए, तो आप इस 30 डिग्री में 45 ऐड करोगे तो ये टोटल एंगल आपको मिल जाएगा, ये टोटल एंगल ये हो जाएगा 75 डिग्री, है ना। तो आप टोटल एंगल फ्रॉम वर्टिकल अगर पूछा जाए, फ्रॉम वर्टिकल एंगल जो होगा वो 75 डिग्री होगा, 45 + 30, है ना। और फ्रॉम हॉरिजेंटल पूछा जाए तो आप बोलोगे 90 - 75 दैट इज 15 डिग्री। तो हॉरिजेंटल से पायलट जो है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन से 15 डिग्री जो है डायरेक्ट करके उड़ेगा, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन से 75 डिग्री पे डायरेक्ट करके उड़ेगा, तब जाके वो अपने डेस्टिनेशन बी पे पहुंच जाएगा। समझ गए? तो आप इस चीज को वेक्टर से भी कर सकते थे, आप इसमें साइन रूल से जल्दी कर पाओगे। अभी और टाइम भी निकालना बाकी है। टाइम निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए इसका मैग्नीट्यूड VAE। यहां मिनिमम ड्रिफ्ट क्या बोल रहे हो यार, मिनिमम ड्रिफ्ट कहां से आ गया? तुम लोग कुछ भी सोचते रहते हो। यहां मिनिमम ड्रिफ्ट कहां है? जहां उसको पहुंचना है वहां पहुंच रहा है, इसमें मिनिमम ड्रिफ्ट की क्या बात हो रही है? जहां पे A से चला और B पे पहुंचा, ठीक है, तो B पे पहुंचा, वो भी कोई हॉरिजेंटल तो उड़ नहीं रहा है, इस तरफ उड़ रहा है, तो इसमें ड्रिफ्ट कहां से आ गया भाई? ठीक है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं कि फाइंड द डायरेक्शन, उसको जहां पहुंचना है वहां पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट आप क्या बोलना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हॉरिजेंटल डिस्टेंस अगर निकालना चाह रहे हैं तो वो भी निकल जाएगा। आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, उसका √2 कर दीजिए, इंटू टी कर दीजिए, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ये अगर चाहते हैं तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? v एरोप्लेन की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, एरोप्लेन की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे ही आ जाइए आप, इसी में साइन का एक और रूल लगा देता हूं। ये अल्फा है, ये 45 है, तो ये पूरा कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 - 45 प्लस अल्फा, ये एंगल होगा जो कितना आ जाएगा 180 - 45 प्लस अल्फा। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसको साइन रूल से अगर लिखेंगे तो आप और क्या लिख सकते हैं? साइन 180 - 45 प्लस अल्फा, अल्फा हम निकाल चुके हैं, वो 30 डिग्री है, अभी पुट कर देंगे। ठीक है, अपॉन में
ये क्या हो जाएगा वैल्यू वी ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो आप किसी इन दोनों को इक्वेट करके वी ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकाल पाएंगे ना, इन दोनों को इक्वेट करके या इन दोनों को इक्वेट करके आप वी ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए, मतलब मैं लास्ट के दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, साइन 45 अपॉन 400 इक्वल टू साइन 180 माइनस 45 प्लस अल्फा अपॉन में वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो यहां से देख लो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ क्या आ जाएगा, ये साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा। ये तो आप लोगों ने ट्रिगो तो पढ़ लिया होगा इतने दिन में, ट्रिगो तो पढ़ा होगा, जरा कमेंट करके बताइए, देखिए कितने लोग बताते हैं। साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, सभी लोग बताइए। कॉस थीटा, पक्का, मुझे पता था इसीलिए मैं तो पूछ रहा हूं, कुछ कॉस थीटा बता रहे हैं, अरे साइन थीटा होगा मेरे भाई, साइन 180 माइनस थीटा इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, आप इतना ट्रिगो पढ़ चुके होगे, साइन 180 माइनस थीटा इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में वो आपका साइन थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये अपने पास साइन 75 डिग्री आएगा, अल्फा की वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। तो ये साइन 75 डिग्री, थोड़ी वैल्यू अजीब टाइप की है, 400 अपॉन में साइन 45 डिग्री, यहां से वी ए निकल जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा अपने पास साइन 45 400 रूट 2 कर लो तो 400 रूट 2 और ये आ जाएगा साइन 75 डिग्री। इसकी वैल्यू हाँ आपको पता होनी चाहिए, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, एक तरीका है साइन 75 की वैल्यू निकालने का, साइन 45 प्लस 30 कर दो, और सभी बच्चों को ये फॉर्मूला पता होगा साइन ए प्लस बी, इसको लिख सकते हो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये सब आप लोगों को ज्यादा अच्छा आता है, कॉस ए इंटू साइन बी कर सकते थे। तो यहां से आप ए और बी यहां से वैल्यू निकाल लोगे, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने कर भी लिया, √3 - 1 अपॉन 2 √2, पक्का सही बोल रहे हो, पक्का सही बोल रहे हो। √3 एक बच्चा बोल रहा है √3 + 1 अपॉन √2, ठीक है, जो भी है अब आप कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा, तो टाइम क्या आ जाएगा, कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, 100 नहीं 1000 किलोमीटर है ए से बी की दूरी, और ये स्पीड पता है, तो टाइम आ जाएगा 1000 अपॉन VAE का मैग्नीट्यूड, और VAE आपके पास है, कर लो यार, ये बता दो क्या आ रहा है, √3 फाइनल बोल रहे हो, √3 + 1 अपॉन 2 √2, तो ठीक है। तो मतलब यहां पे ये साइन 75 आप बता रहे हो, √3 + 1 अपॉन 2 √2, तो जो भी आएगा यहां पे पुट कर देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, मतलब सब में कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, नाम है अलग अलग, रेन मैन, विंड मैन, रिवर मैन, कॉन्सेप्ट सब में एक ही है, ठीक है। चलिए एक प्रोजेक्टाइल का एयर में कोलिजन पे रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, 2 पार्टिकल A and B आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द 2 टावर्स ऑफ हाइट 10 मीटर एंड 20 मीटर। एक हाइट है 10 मीटर से, दिख रहा होगा सभी बच्चों को, एक पार्टिकल को 10 मीटर की हाइट से टावर से प्रोजेक्ट कर रहे हो,
और दूसरे को 20 मीटर से। इसको हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसको किसी एंगल पे कर रहे हो। फिर बोला जा रहा है कि while particle B is projected horizontally with speed this, if they collide in air, ठीक है, if they collide in air, माइनस होगा, विसिम परेशान हो, if they collide in air, इसीलिए मैं तुम लोगों से पूछी हुई चीज नहीं लिखता हूं, सब बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, फिर भी नहीं कर रहे हो, कर ही लेता हूं मैं। साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन ए है तो ये 1/√2, कॉस बी √3/2, प्लस क्यों होगा यार, माइनस क्यों होगा भाई, कॉस ए हो जाएगा अपने पास 1/√2 इंटू साइन बी हो जाएगा हाफ। तो सही तो बताया बच्चों ने, √3 + 1/2√2, सही तो बताया भाई। तुम कहां से कर रहे हो, यहां माइनस आपको कहां मिल रहा है, आपको माइनस कहां मिल रहा है, जबरदस्ती। ठीक है चलिए, तो ये मिड एयर में कोलाइड करते हैं, कोलिजन कैसा होगा आपको बताया, ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे जा रहा होगा, ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल है, ये कुछ ऐसे आ रहा होगा, और यहां पे कहीं पे दोनों आके कोलाइड कर गए होंगे। ठीक है, एक्चुअली ऐसे कोलाइड कर रहे होंगे, यही तो हुआ होगा। तो आपसे पूछा है कि टाइम ऑफ कोलिजन बताइए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स। अच्छा, ये टावर के बीच की डिस्टेंस बतानी है। और ये लिखा हुआ है कि इफ दे कोलाइड इन एयर, कहीं भी कोलाइड कर रहे हैं तो आपको टावर की डिस्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करिए, टाइम ऑफ कोलिजन निकाल लीजिए। और टाइम ऑफ कोलिजन दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक अर्थ के रिस्पेक्ट से जो लंबा होगा क्वेश्चन, और दूसरा रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से। तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से टाइम आप कैसे निकालोगे, पहले एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। मैं क्वेश्चन स्लाइड अलग ले रहा हूं, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ता है। तो यहां पे ये 10 मीटर था टावर, ये टावर ऐसा था, देखिए। तो आप एक को स्टॉप कर दो, दूसरी की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल दो, एक हॉरिजेंटल है एक वर्टिकल है। तो पहले वेक्टर लिख के इनका अर्थ के रिस्पेक्ट में लिख लो। यही था ना, 10√2 और 10, ये 45 है। तो ये अपना है 10√2, 10√2 और ये है अपना 10, यही था। तो आप वेक्टर लिखिए, x इसको x मानिए और इसको y मान लीजिए जैसे। तो क्या मिलेगा आपको, 45 दे ही रखा हुआ है, ये a है ये b है। तो वेक्टर लिख लीजिए पहले a का b के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या लिखेंगे, 10√2 cos 45 i कैप प्लस 10√2 sin 45 j कैप। बोलो भाई कितना आएगा यहां से, 10 i कैप प्लस 10 j कैप। दिख रहा है सभी बच्चों को। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या आ जाएगा, वो केवल आएगा 10 i कैप। तो एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए मैं वेलोसिटी ऑफ b चाहता हूं विथ रिस्पेक्ट टू a, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या लिखा जाएगा, b विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस a विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। यही तो करते हो। तो b विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा 10 i कैप माइनस ये हो जाएगा 10 i कैप प्लस 10 j कैप। तो फाइनली आपको क्या मिलता है, अच्छा ये माइनस होगा ना, तो यहां पर अपने पास आएगा ये -10 j कैप। तो ये आएगा -20 i कैप -10 j कैप। दिख गया,
ये माइनस माइनस होगा इस तरफ, ये पॉजिटिव एक्स लिया गया है ना और ये वाई लिया गया है, तो इसका -10 था, यहां लिख दिया है मैंने। ठीक है, चलिए अब आपके लिए क्या है, एक आसान सवाल हो चुका है। आप बी को देखेंगे ए के रेस्पेक्ट में, मतलब आप ए को रुका हुआ ए के फ्रेम में जाएंगे, तो ए के फ्रेम में अगर आप जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ए रुका हुआ है और बी किस वेलोसिटी से आ रहा है, बी किस वेलोसिटी से आ रहा है, ये दो कंपोनेंट है उसके पास, ये दो कंपोनेंट है। और इन्होंने क्या बोला है, ये कोलाइड कर रहे हैं, ये कोलाइड कर रहे हैं, ये चीज समझ लीजिए आप, ये कोलाइड कर रहे हैं। तो कोलाइड करने का मतलब इसकी जो नेट वेलोसिटी है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होनी चाहिए, ये बात समझ रहे हैं आप। ये कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने का मतलब इन दोनों के बीच का जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, इन ये दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है वो इधर ही आना चाहिए, मतलब tan थीटा होना चाहिए 1/2। ये 2 है, इधर 1 है, तो वर्टिकल का एंगल अगर आप देखोगे तो tan थीटा कितना आना चाहिए, वो अपना आपका आना चाहिए 1/2, तो थीटा आपको मिल गया। तो अगर ये कोलाइड कर रहे हैं तो इनके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होना चाहिए। तो अब आपने ए को रोक दिया, बी की वेलोसिटी 2 है, रिलेटिव का देखिए यही फायदा है, अर्थ से भी होगा ये क्वेश्चन, -20 और इधर होगा 10। ठीक है, अब इनका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इस तरफ, इसको अगर कोलाइड करना है तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होनी चाहिए। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे दोनों वेक्टर का, तो आपको ये मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलना चाहिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तभी ये श्योर होगा कि ये इसको हिट करेगा, कोलाइड करेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है, एक्चुअली तो आपको बताया कैसा हो रहा है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसके फ्रेम में आके। तो अगर हम ये थीटा ले लें, देखिए ये अगर थीटा ले लेते हैं तो ये थीटा तो निकाला जा सकता है ना भाई, ये थीटा तो निकाल सकते हो। क्या होगा ये थीटा, इसका कौन सा कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा VBA का कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट, जो कि कितना है 10। ये क्या है, VBA का कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट, जो कितना है 20। यहां पे मैग्नीट्यूड लिखा गया है, डायरेक्शन तो हम लिख चुके हैं, यहां पे हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। चलिए बताइए tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज योर VBA x अपॉन VBA y, यही तो लिखोगे tan थीटा, दिस y अपॉन दिस, तो कितना हो जाएगा अपने पास tan थीटा 2। चेक करिए, हमने वर्टिकल से लिया है, तो वर्टिकल से लिया है तो दिस x अपॉन y, तो 2 आ जाएगा। ये 20 है, अरे ये 20 है और ये 10 है, तो कितना आ जाएगा 2, tan थीटा इज योर 2। ठीक है, चलिए tan थीटा 2 आ गया। अब आपसे डिस्टेंस बिटवीन द टावर पूछा था, और कुछ दिया था, डिस्टेंस बिटवीन द टावर पूछा था, हाइट दिया हुआ है ना, ये हाइट दे रखा है आप लोगों को, तो बस हो जाएगा, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, तो आ तो गया डिस्टेंस। ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 20 है और ये इतना 10 है, तो ये 10 होगा। और ये हमें नहीं पता, ये d है, और ये थीटा तो अब पता है, तो tan थीटा को और क्या लिख सकते हो, d/10 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो d कितना हो जाएगा 20 मीटर, d कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टावर आप निकाल लोगे। तो इस तरीके से आप कभी भी प्रोजेक्टाइल का मिड एयर कोलिजन हो तो ट्राई करिए कि क्वेश्चन जो है रिलेटिव से बनाए, तो वो इजी जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोलता कि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं होगा,
क्यों? कोई बच्चा बोले कि सर इसको हम अर्थ के फ्रेम में करना चाहेंगे, तो कर सकता है। उसको फिर क्या मानना पड़ेगा? देखिए, उसको ये मानना पड़ेगा कि ये कोऑर्डिनेट है y, वो भी अप्रोच देखिए, और ये है x। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो इनके कोऑर्डिनेट्स जो है, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा x डायरेक्शन में? d माइनस एक्स। और साइमल्टेनियसली इधर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ये तो 10 है, तो ये नीचे कितना उतरा होगा? 10। तो जब B कोलाइड करेगा A से, तो B ने y डायरेक्शन में 10 डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, x में किया होगा d माइनस एक्स। इसी तरह इस प्रोजेक्टाइल ने कितना किया होगा? x, और इसने y। तो इन दोनों प्रोजेक्टाइल का किसी t इक्वल टू टी टाइम को मानते हुए आपको इसकी दो इक्वेशन लिखनी होगी, x में y में। इसकी लिखना होगा, इसका भी दो इक्वेशन लिखना होगा, एक x में और एक y में, और फिर आप उसको पूरे को सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको आएगा। क्लियर है? तब जाके आपको मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, बट ये लंबा जाएगा, ये क्वेश्चन अपना लंबा जाएगा। तो मैंने आपको रिलेटिव से इसीलिए बताया, बाकी आप कर सकते हैं इससे भी। एक्चुअली ये हो रहा होगा, जैसे एक क्वेश्चन ये है, टू पार्टिकल A and B आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर with velocity va equal to 10 meter per second and vv equal to 10 meter। va सॉरी 20 है, दिख रहा होगा सभी को, ये 20 है, और ये अपना 10 है, दिख ही रहा है। ग्राउंड पे कोलाइड करने का कंडीशन, ग्राउंड पे कोलाइड करने का कंडीशन चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं कि ये मिड एयर में कोलाइड ना हो, ग्राउंड पे कोलाइड करें। तो ग्राउंड पे कोलाइड करने के लिए, ग्राउंड पे कोलाइड क्यों पहले ही करेगा? क्योंकि आप देख रहे हो रिलेटिव वेलोसिटी इसके लॉन्ग है। ग्राउंड पे कोलाइड कराना है तो फिर यहां कराइए, आपको ये करना पड़ेगा। ऐसे कर रहे हैं, यहां पे ले आइए और इसको भी यहां पे ले आइए, तब तो ये और आसान हो जाएगा। ये x मान लीजिएगा, इधर d माइनस एक्स, इस तरीके से यहां करा लीजिए, उसमें क्या है, कहीं भी कराइए। x और y जैसे किया है तो ग्राउंड पे आप ले जाके कराइए। ग्राउंड पे आपको ये फायदा हो जाएगा कि इसको x मानेंगे तो ये d माइनस एक्स, और ये पूरा, ये तो फिर इजी हो जाएगा भाई। ग्राउंड पे तो इजी हो जाएगा, दोनों का टाइम पता है ना, एक 10 मीटर नीचे उतरेगा, एक 20 मीटर नीचे उतरेगा। Two particle A and B are projected simultaneously in the direction shown in the figure with velocity 20 और VB कितना है? 10। एक परपेंडिकुलरली फेंका जा रहा है और एक किसी थीटा से फेंका जा रहा है। दे कोलाइड इन एयर आफ्टर हाफ सेकेंड, कोलिजन टाइम दिया हुआ है। ये मिड एयर में कहीं कोलाइड कर जाते हैं और कितने सेकेंड में? हाफ सेकेंड में। तो आपको एंगल बताना है और ये डिस्टेंस x। प्लीज जल्दी से आप लोग ट्राई करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपने अभी किया है, आपको अप्रोच बताया मैंने, जल्दी से ट्राई करके आंसर दीजिए। आपको एंगल थीटा बताना है और डिस्टेंस बताना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक कोलिजन के लिए आपको बताया था कि कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, रिलेटिव वेलोसिटी। आप इसमें क्या करिए, पहले इन दोनों की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिख लीजिए, इसको x मानते हुए और इसको y मानते हुए। तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा? 20, इधर आएगा 20 cos थीटा, इधर कंपोनेंट लोगे तो क्या आएगा? 20 cos थीटा। ये कंपोनेंट कितना होगा? 20 sin थीटा। तो कितना आएगा? 20 cos थीटा आई कैप प्लस 20 sin थीटा जे कैप। मानते हो कि नहीं? ये आएगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा? इस 10 जे कैप। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? किसी का किसी के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए। मान लीजिए आप
बी का निकालना चाहते हैं, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, आप उल्टा भी कर सकते हैं। तो बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही तो होगा। तो मतलब 10 जे कैप माइनस ये पूरा माइनस होगा तो 10 कॉस थीटा, तो माइनस 20 कॉस थीटा आई कैप माइनस 20 साइन थीटा जे कैप। तो हमारे पास आएगा माइनस 20 कॉस थीटा आई कैप प्लस 10 माइनस 20 साइन थीटा जे कैप। और ये बोल रहे हैं कि ये कोलाइड करते हैं, ये बता रहे हैं कि कोलिजन हो रहा है। तो ये मुझे बताओ कि कोलिजन होने के लिए कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। ये अभी अभी सब क्वेश्चन कराए गए हैं आप लोगों को। तो यहां पे अगर ये कोलाइड हो तो इसकी नेट वेलोसिटी, इसको कोलिजन करना है तो इसके रिस्पेक्ट में पूरी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होनी चाहिए। मानते हो कि नहीं? ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए? जीरो। बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का वाई कंपोनेंट जीरो होना चाहिए फॉर कोलिजन। नहीं तो क्या होगा? पार्टिकल कहीं इधर निकल जाएगा। तो बताया था कि भाई कोलिजन होने के लिए कंडीशन फॉर कोलिजन भी बताया था कि कंडीशन फॉर कोलिजन क्या होगा कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होनी चाहिए। तो इसको जीरो कर दो, यहीं से एंगल आ जाएगा। इसको जीरो कर दो तो फॉर कोलिजन क्या लिखोगे? 10 माइनस 20 साइन थीटा इक्वल टू 0, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 1/2 एंड दैट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल आपको मिल गया थीटा 30 डिग्री। ठीक है, अब आपसे डिस्टेंस पूछा है, टाइम ऑफ कोलिजन दे रखा है तो डिस्टेंस भी आ जाएगा। अब इसमें तुम लोगों को मैंने याद है बताया था कि रिलेटिव कोई बच्चा सोचेगा सर जी नहीं लग रहा है क्या? रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है भाई, ये ध्यान है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ माइनस जी जे कैप, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ये भी माइनस जी जे कैप। यही तो मजा है। रिलेटिव से अगर आप कर रहे हो तो आपको जी जीरो है, सब कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, वाई डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स में तो खैर ऐसे भी नहीं होता है। तो आप यहां से सीधे सीधे इसकी वेलोसिटी कितनी बचेगी? ये 20 कॉस थीटा बचेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का कितना आएगा? केवल माइनस 20 इंटू कॉस थीटा है अपना √3/2, साइन थीटा 30 है तो कॉस 30 √3/2, तो ये 20 इंटू √3/2 आई कैप। तो कितना आ जाएगा? -10 √3 आई कैप। ये स्पीड मिलेगी। तो इस स्पीड से इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? x। तो आप, और टाइम कितना है? हाफ। तो x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? x इज इक्वल टू 10 √3, माइनस साइन बता रहा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड इतना है तो 10 √3 इंटू हाफ। तो x मिल जाएगा आपको 5 √3। तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल भी आपको मिल जाएगा, वो हो जाएगा 5 √3। क्लियर है? डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल मिल जाएगा आपको 5 √3। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आप मिड एयर के क्वेश्चन भी, कोलिजन वाले भी आपको आइडिया लग रहा होगा, इस तरीके से कर सकते हैं। एक को रोककर दूसरे के रिस्पेक्ट में आप वो निकाल लोगे, वहां से कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िएगा सब लोग जल्दी से, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। रिलेटिव वेलोसिटी, रिवर मैन का एक स्पेशल प्रॉब्लम है जिसमें कि रिवर की वेलोसिटी वेरी कर रही है। हाँ, किसी को भी रेस्ट कर सकते हो आप रिलेटिव में, ए को बी के रिस्पेक्ट में या बी का ए के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। हाँ, ट्यूसडे को एनएलएम स्टार्ट होगा, ये चैप्टर खत्म है आपका, ट्यूसडे को एनएलएम स्टार्ट होगा। वो तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। ट्यूसडे को आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का पहला लेक्चर होगा, मिस मत करिएगा।
क्लियर है? तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, मैं उनको फिर बता दूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको अगर एनएलएम से सब कुछ समझ में आएगा, बस उनको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और पैरेललेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पैरेललेलोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करिएगा आप लोग, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे। कुछ और स्लाइड चेक कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें एक दो स्लाइड में क्वेश्चन और बचे होंगे तो मैं होमवर्क दूंगा, वो अच्छे ही क्वेश्चन होंगे, तो उसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। फिर उसको कभी करेंगे, कभी क्या मतलब करेंगे ट्यूसडे में कहीं, क्योंकि कोई नया चैप्टर शुरू हो जाता है तो फिर मुझे स्लाइड पुराना लेने का मन नहीं करता, बात तो ये। तो कभी सैटरडे और टेडे को लास्ट वाले वीक के में क्लास में क्वेश्चंस ले लिया करेंगे। तो आप लोग जो है मेरी बात फिर सुनिए और ध्यान से सुनिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि आप जो है अपनी बहुत ही ज्यादा अपनी हार्ड टाइम, ये अपना पूरा टाइम, अपना शाम खराब कर रहे हो। नहीं तो अभी पार्क में बढ़िया खेल सकते थे, साइकिल चला सकते थे, घूम सकते थे। तो यू आर सेक्रीफाइंग योर प्रीसियस थिंग इन लाइफ, दैट वी कॉल इट टाइम, ठीक है। टाइम एक ऐसी चीज है जिसको आप सेक्रीफाइस करते हो, उससे महंगी चीज कोई नहीं है दुनिया में, उसको आप लौट कर नहीं ला सकते। आप ही के साथ वाले अभी बच्चे कहीं खेल रहे होंगे, समर वेकेशन में मम्मी पापा के साथ बढ़िया घूम रहे होंगे, मानते हैं कि नहीं, बट यू आर सेक्रीफाइंग दैट मच थिंग। क्यों कर रहे हो? कोई एक बड़े एम के लिए कर रहे हो, ठीक है, बड़े एम के लिए कर रहे हो। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप फिर मेहनत करने से मत चूकिए, और जो मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट मैं हमेशा आपको मिनिमम बोलता हूं, कुछ ज्यादा करने को नहीं बोलता हूं, ठीक है, लेकिन आप उसको ईमानदारी के साथ करिए। आप मुझसे दूर हो लेकिन आपको जो बोला जा रहा है वो फॉलो करते जाओगे तो आप अपनी एम की तरफ बढ़ रहे होगे। मेरे केवल पढ़ाने से या मेरे यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होगा। आपको इन क्वेश्चंस को रफ कॉपी में उसको फिर से करना है, उसको सोच के करना है और स्लाइड देखकर फिर से समझना है। इसके बाद डीपीपी सॉल्व करनी है, क्योंकि डीपीपी टॉपिक बेस होती है तो साथ साथ में डीपीपी सॉल्व करनी है। डीपीपी सॉल्व करने के बाद आप एससी वर्मा जो है पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये जरूर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई मारकर जो है एटलीस्ट मैकेनिक्स पार्ट आप कर लीजिए एससीवी से, ठीक है, एटलीस्ट मैकेनिक्स पार्ट आप कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। तो अगर आप नहीं भी करेंगे और ये लेक्चर्स के थ्रू ही डायरेक्ट कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट और रिकमेंड कि जब आप यहां पे करेंगे तो आपको चीजें बहुत इजी लगने लगेंगी। तो जो बच्चों ने ऑनेस्टली अगर पढ़ने के बाद काइनेमेटिक्स पूरा आज कंप्लीट हुआ तो पढ़ने के बाद एससीवी ट्राई किया होगा, तो उनको ऐसा नहीं है 60% 70% क्वेश्चंस वो खुद कर रहे होंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप फिर वो एससीवी करने के बाद जेई मेंस के पीवाईक्यूज करिए। इससे दो फायदे होंगे। अभी से तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम्हारा जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उस तैयारी में क्या पैटर्न है, उस एग्जाम का एक्चुअली पैटर्न क्या है, ठीक है, उसका क्या पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, वो आपको फेमिलियर हो गए कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रही बात जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस के पीवाईक्यूज और इरोडोफ के क्वेश्चंस मैं क्लास में ले रहा हूं और लेता रहूंगा, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो मेरे साथ आप खुद करोगे। आपको मैंने बहुत बेयर मिनिमम काम दिया है, एससीवी, डीपीपी और पीवाईक्यू, जेई मेंस का पीवाईक्यू, बस इतना कर लीजिए। कोई बच्चा इन सब करने के बाद समय पा रहा है तो वो शीट को सॉल्व करे। शीट में एटलीस्ट जो है शुरू के 3 एक्सरसाइज करे और नेक्स्ट चैप्टर से सीट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ में क्लास में ही लेता जाऊंगा, जिसमें मुझे पता है कि आप फंस सकते हो, तो वैसे क्वेश्चंस हम क्लास में ही ले लेंगे। क्लियर है? तो इन चीजों को करिए और अभी से जो है आदत डालिए। अभी आप लोग का बिगिनिंग है, बिगिनिंग में ही आप इन्वॉल्व हो जाओगे सही डायरेक्शन में, तो 2 साल में जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके आओगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।